हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज योर मेल्टिंग एफिशिएंसी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डील करने वाले हैं वो है आपका मेल्टिंग एफिशिएंसी। ओके, आपका मेल्टिंग एफिशिएंसी इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उस डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेल्टिंग एफिशिएंसी। सो नाउ कम टू द डायग्राम। आपके पास दो वर्कपीस है। सो दिस इज योर फर्स्ट वर्कपीस। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट वर्कपीस। ये आपका वर्कपीस फर्स्ट है जिसकी थिकनेस है टी, और इसको आपको वेल्ड करना है विद द सेकंड वर्कपीस जिसकी थिकनेस है टी। दोनों की थिकनेस क्या है? टी है। अगर हम बात करते हैं कि ये कितने बड़े हैं तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में आपका 3D वर्कपीस है। आप क्या कर रहे हो? इसकी वेल्डिंग कर रहे हो और आप वेल्डिंग करते करते यहां तक पहुंच चुके हो। ठीक है, तो आपकी जो वेल्डिंग की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वी। इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे? वेल्डिंग की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग स्पीड इज दिस वन। आप इस डायरेक्शन में वेल्डिंग कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट टर्म्स है वो क्या यूज में ली जा रही है? एक टी यूज में ली जा रही है, एक आपका स्मॉल वी यूज में लिया जा रहा है, एंड दिस इज द बी, दिस इज द बी। ये आपका क्या है? बी है। ये आपका क्या है? बी है। अगर मैं बात करता हूं वेल्ड बीड एरिया की, तो वेल्ड बीड का एरिया क्या होगा? ये आपका होगा वेल्ड बीड का एरिया। दिस विल बी द एरिया ऑफ द वेल्ड बीड। दिस विल बी द एरिया ऑफ द वेल्ड बीड। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ए बी? द वैल्यू ऑफ द ए बी विल बी इक्वल्स टू बी इंटू टी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज द वेल्ड बीड area. And what is B? B is the width of bead. B is the width of bead. And what is T? T is the thickness of workpiece. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंट टर्म्स की, अगर मैं बात करता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय HS? HS इज द हीट सप्लाइड। HS इज द हीट सप्लाइड। अगर मैं बात करता हूँ नीटा H की, सो इट विल बी आर्क हीट transfer efficiency. So it is the arc heat transfer efficiency. What is V? V is the arc voltage. V is the arc voltage. And what is I? I is the arc current. I is the arc current. क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल v की, what is the small v? Small v is the welding speed. Small v is the welding स्पीड। ठीक है, तो स्मॉल वी हो जाएगा आपका वेल्डिंग स्पीड। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हीट सप्लाई कितनी हो रही है, कि जो हीट सप्लाई की जो वैल्यू होगी, हीट सप्लाई विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई डिवाइड बाय ए बी इंटू वी इंटू में हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इंटू में हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ HS? What is the unit of HS? आपके HS की यूनिट क्या होगी? So the unit of HS will be आपके V और I की यूनिट क्या होगी? बताइए। V और I की यूनिट होगी वॉट। V इंटू आई क्या होता है? पावर। डिवाइड बाय AB एंड V। AB की यूनिट होगी आपके mm², V की यूनिट होगी आपके mm पर सेकेंड। वॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉट को मैं लिख सकता हूँ जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ mm³ divided by second. So it will be joule per mm cube. It will be joule per mm cube. So the unit of the heat supply by this formula will become in joule per mm cube. Will become in joule per mm cube. तो आपको इस यूनिट का ध्यान रखना है। आपको इस यूनिट का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं पर यूनिट लेंथ के लिए, किसके बात करूं? पर यूनिट लेंथ के लिए, तो ये फॉर्मूला देखिए क्या रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस HS will be equals to V into I divided by small v into NH. V into I divided by small v into NH। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय mm per second. So this will be in joule per mm. So this is the heat supplied per unit length of the bead. This is the heat supplied per unit length of the bead where NH की वैल्यू क्या होती है? NH is the arc heat transfer efficiency. What is NH? NH is the arc heat transfer efficiency. तो अभी हमने heat transfer efficiency की बात करी है, melting efficiency की बात नहीं की है। तो अगर मैं बात करता हूँ melting efficiency की, तो what do you mean by the melting efficiency?
What do you mean by the melting efficiency? Melting efficiency will be the ratio of the heat required to the melt divided by heat supplied. So what is the melting efficiency? Melting efficiency is the heat required to melt divided by heat supplied. So this will be heat required to melt divided by heat supplied, divided by heat supplied. And what will be melting efficiency? It will be equals to HM divided by, and what is HS? HS के आपके पास दो वैल्यू है. अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ द HM हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं. सो नाउ कम टू द वैल्यू ऑफ द HS. अगर हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बी VI डिवाइड बाय AB इंटू स्मॉल v इंटू NH इंटू NH. सो दिस विल बी द मेल्टिंग एफिशिएंसी. दिस विल बी द मेल्टिंग एफिशिएंसी. तो ये फॉर्मूला आपको क्या कर लेने हैं? अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लेने हैं. ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? अपनी फॉर्मूला शीट में लिख लेना है. समटाइम्स दिस फॉर्मूला में बी रिटन एज ऑल्सो. आपका ये वाला जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है. दैट इज HS इक्वल्स टू VI डिवाइड बाय AB इंटू V इंटू NH रेज टू पावर -1. NH इंटू रेज टू पावर -1. तो n अगर नीचे चला जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. ये तो कॉमन सेंस ही बात है. अगर NH नीचे चला जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी. सो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल. सो नाउ कम टू द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. So now let's come to the question based on your melting efficiency. So the first question is, during MIG welding process, let me write the question first. So the first question is, during MIG welding process, with a welding current of 150 ampere, with a welding current of 150 ampere and 30 volts so the value of the V and I is given, and with the help of that you can calculate the power. Welding speed is 6 meter per minute. So welding speed is given in meter per minute. So welding speed is 6 meter per minute. A metallic wire electrode which is which is 1.2 mm diameter is fed at a rate of 12 meter per minute. 12 meter per minute. Density of workpiece material is, so the density is given. Density of, मेरे साथ साथ लिख लीजिए इसे. Density of workpiece material is 7000 kg per meter cube. 7000 kg per meter cube. Specific heat is, so the specific heat is also given. Specific heat is, it is a combination of number of objective question. तो आप ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो मैं खुद कह रहा हूँ, ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है. इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. किसी भी क्वेश्चन को हार्ड करने का तरीका होता है 2-3 क्वेश्चन को कंबाइन कर दीजिए. ठीक है. सो स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज ए 500 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस. Melting temperature is 1530 degree Celsius. Melting temperature is 1530 degree Celsius. Ambient temperature is 30 degree Celsius. Ambient temperature is 30 degree Celsius. They assume there is
no latent heat of melting consider 2/3 of total heat. Consider 2/3 of total heat will be used for melting of electrode. Will be used for melting of electrode. ध्यान से सुनना इन क्वेश्चन को. इन क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, बता दूंगा मैं आपको. डिटरमाइन मेल्टिंग एफिशिएंसी. डिटरमाइन मेल्टिंग एफिशिएंसी. तो मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया था, और वो क्या तरीका था? ठीक है, वो तरीका क्या है कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सर मेल्टिंग एफिशिएंसी पूछा जा रहा है. तो आपको पता होना चाहिए मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है. सो नीटा m विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट डिवाइड बाय हीट सप्लाइड. बहुत सर अच्छी बात है, बिल्कुल भी समझ आ चुका है हमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. अब हम पहले बात करते हैं हीट सप्लाइड की. किसकी बात करते हैं? हीट सप्लाइड की. व्हाट इज हीट सप्लाइड? हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू VI. हीट सप्लाइड विल बी इक्वल्स टू VI, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरिया ऑफ बीड जो V की वैल्यू है वो बिल्कुल भी गिवन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज और गिवन है, और वो क्या गिवन है कि यहाँ पर हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं टोटल, उसका 2/3 पार्ट, उसका 2/3 पार्ट क्या हो रहा है? आपका यूज में आ रहा है. ठीक है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसका 2/3 पार्ट यूज में आ रहा है. तो हम हीट कितनी सप्लाई कर रहे हैं? VI सप्लाई कर रहे हैं. और V की वैल्यू क्या है? सर V की वैल्यू है 30, और I की वैल्यू क्या है? सर जो I की वैल्यू है दैट इज 150 एम्पियर. दैट इज 150 एम्पियर. तो यहां से आप क्या कर सकते हो? हीट सप्लाई की वैल्यू निकाल सकते हो. 30 × 150 जूल पर सेकेंड. किस में आएगी ये? जूल पर सेकेंड में आएगी. ये चीज आपको याद रखनी है. और हम क्या कर रहे हैं? इस हीट का 2/3 पार्ट सप्लाई कर रहे हैं. इस हीट का क्या कर रहे हैं? 2/3 पार्ट सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो चलो मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूं. सो दिस इज द 2/3. दिस इज द 2/3. तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी. द यूनिट विल बी इन जूल पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ HS. दिस इज द वैल्यू ऑफ HS. तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है HM की वैल्यू निकालनी है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट. और हम यहाँ पर मेल्ट किसको कर रहे हैं? हम यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं वायर को. किसको मेल्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं वायर को. किसको कर रहे हैं? वायर को कर रहे हैं. और वायर को जो हम मेल्ट कर रहे हैं, तो उसको मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिएगी? उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक हीट दे रखी है. और उसने क्या कह रखा है कि यहाँ पर लेटेंट हीट नहीं है. यहाँ पर लेटेंट हीट नहीं है, तो मतलब जो लेटेंट हीट होगी उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए 0. तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट. हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट. तो मुझे HM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और HM की वैल्यू होगी आपके M × C × dt. ये फॉर्मूला आपने देखा है थर्मोडायनेमिक्स में, M × C × dt प्लस M × लेटेंट हीट. M × लेटेंट हीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेटेंट हीट को कंसीडर नहीं किया गया है. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0. हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब हमारे पास यहाँ पर C की वैल्यू गिवन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C की वैल्यू आपको गिवन है 500 जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस वैल्यू विल बी 500 जूल per kg degree centigrade. The value of dt will be equals to 1530 minus 30 equals to 1500 डिग्री सेल्सियस. 1500 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर भी गिवन है, और यहाँ पर आपको एम्बिएंट टेम्परेचर भी गिवन है. तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेम्परेचर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. सर यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब वैल्यू हमारे को किसकी चाहिए? सर हमें M की वैल्यू चाहिए. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द M डॉट. M डॉट की वैल्यू क्या होती है? सर M डॉट की वैल्यू होती है
रो ए वी, रो ए वी, द वैल्यू ऑफ द रो इज गिवन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो? द वैल्यू ऑफ रो इज गिवन एज ए 7000 kg per meter cube. The value of rho is given as a 7000 kg per meter cube. This is the 7000 kg per meter cube. What is the value of A? Value of A is given as a pi by 4 d square. And what is the value of D? Value of diameter of the wire is 1.2 mm. Now we have to convert into meter because density is given in meter cube. So this value will be equals to pi by 4 d square, 1.2 divided by 1000 square. 1.2 divided by 1000 square. ठीक है. अब हम बात करते हैं V की. What is the value of the V? V is the feed rate of the wire. V is the feed rate of the wire. And the feed rate is 12 meter per minute. And the feed rate is 12 meter per minute. हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. This will be 12 meter per minute. लेकिन हम इससे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सर हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में. किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड में. तो 12 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सर 60 सेकंड्स होते हैं. 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ध्यान से देखिए, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V? दैट विल बी 12 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड. 12 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकंड. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द m डॉट. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द m डॉट? दैट विल बी इक्वल्स टू 7000. What is the value of A? Value of A is pi by 4 multiply with 1.2 divided by 1000 square. So this will be 1.2 divided by 1000 square into V. What is the value of V? 12 by 60. 12 by 60. And from this value you can calculate the value of the M. You can calculate the value of the M. From this equation you will get the value of M. You will get the value of M. ठीक है. तो यहां से आपका एक FM का भी क्वेश्चन हो गया. यहां से आपका एक हीट सप्लाइड का भी क्वेश्चन हो गया. यहां से आपका एक थर्मोडायनेमिक्स का भी क्वेश्चन हो चुका है. सो यहां पर 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए. अब ये M की वैल्यू है, यहां पर जो M डॉट की वैल्यू आई है उसको आप यहां पर पुट कीजिए. जो आपकी M डॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 1.58 इंटू 10⁻³ So the value of the m dot will be equals to 1.58 into 10⁻³ kg per second. 1.58 into 10⁻³ kg per second. बिल्कुल भी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो अब जब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? सर हमें वैल्यू मिलेगी HM की. किसकी वैल्यू मिलेगी? HM की. आपके पास HS की वैल्यू है, आपके पास HM की वैल्यू है. दोनों की वैल्यू आप नीटा m में पुट कीजिए और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए? नीटा m की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. ठीक है. ये आपको खुद को हार्ड वर्क करना है. ठीक है. मैं थोड़ा सा आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे. इस क्वेश्चन को आपको पक्का करना है. प्रॉमिस कीजिएगा मुझसे ये क्वेश्चन आप जरूर करोगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे तो उनके लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी लिख दी है. डाउट्स आने चाहिए. ठीक है. पहली बात तो ये चीज है कि डाउट्स आने से हमें घबराना नहीं है. डाउट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के आते हैं जो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते उनके डाउट्स नहीं आते हैं. ठीक है. तो अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो. क्या कर रहे हो? हार्ड वर्क कर रहे हो. आप पढ़ रहे हो. तो इन द सेंस आपको उस चीज से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे डाउट्स आ रहे हैं. और जब तक आपके डाउट्स नहीं आएंगे ना और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं नहीं समझ सकता कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो. डाउट्स आना एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप सोच रहे हो सर हमने वीडियो लेक्चर पूरा देखा है, समझ लिया, लेकिन फिर भी डाउट रह गए, तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर उस क्वेश्चन की इमेज या फिर उस क्वेश्चन को पूरा लिखकर भेज देना. ठीक है. उस क्वेश्चन की या तो आप इमेज भेज दीजिएगा या फिर उस क्वेश्चन को पूरा लिख के भेज दीजिएगा. इन द 24 आवर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ठीक है. जनरली क्या होगा हो तो 2 to 3 आवर में मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो मेल होते हैं वो मैं रैंडमली चेक करता रहता हूँ. ठीक है. बट इन केस अगर नहीं मिलता है तो इन केस आपका 1 डे के अंदर आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो डाउट आने से घबराने वाली बात नहीं है कि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. तो दिस इज द कॉन्टैक्ट. द ईमेल आई डी sarmavishal2712@gmail.com. ठीक है. तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे. इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपका एफएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन था
और FM से क्या क्वेश्चन था, दैट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मास फ्लो रेट ऑफ द वायर। थर्मोडायनेमिक्स से था आपने कितनी हीट का यूज किया है और उसके बाद हमने उसको वेल्डिंग में अप्लाई कर दिया, और वेल्डिंग में अप्लाई करते ही हमारे पास क्या आ गई है सर, मेल्टिंग एफिशिएंसी आ गई है। क्या आ गई है, मेल्टिंग एफिशिएंसी। तो आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। फॉर्मूला शीट में आप अपना ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, देखिए अब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में जो आर्क होगी वो आपकी सबमर्ज्ड होगी। आर्क क्या होगी, आपकी सबमर्ज्ड होगी। ठीक है, इसका सेटअप क्या होता है मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आप उसे ध्यान से देखने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जब भी मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो किस तरीके से ड्रा कर रहा हूँ वो भी आप देखिएगा। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट वर्क पीस, दिस इज योर सेकेंड वर्क पीस। आपको इनको क्या करना है, वेल्ड करना है। और वेल्डिंग करने के लिए हम किस मेथड को यूज में ले रहे हैं सर, हम ले रहे हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को यूज में ले रहे हैं। तो जब हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को यूज में लेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें सर एक पावर सोर्स यूज में करना पड़ेगा, हमें एक पावर सोर्स को यूज में लेना पड़ेगा। सो दिस इज द पावर सोर्स, दिस इज द पावर सोर्स। क्लियर है, इस पावर सोर्स के एक टर्मिनल को हम किससे जोड़ते हैं सर, इस पावर सोर्स के एक टर्मिनल को हम जोड़ते हैं सर वर्कपीस से। किससे जोड़ते हैं, वर्कपीस से। चलो आप, मैं नीचे इसके एक प्लेट बना देता हूं, उससे आप जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज द प्लेट जिससे आपने वर्कपीस के टर्मिनल को जोड़ दिया है। ठीक है, सो दिस इज द पावर सोर्स। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, पावर सोर्स के दूसरे टर्मिनल को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, वायर से। और ये वायर देखिए कुछ इस तरीके की है, दिस इज द वायर। और हमने क्या किया है, हमारे पावर सोर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल सर, अब यहां से आपके कई क्वेश्चन क्लियर होंगे कि सर यहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वायर, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वायर। अगर आपका इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ वायर है तो सर वो क्या कंज्यूमेबल होगा या अनकंज्यूमेबल होगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो अगर यहां पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो आर्क किन किन के बीच में प्रोड्यूस होगी सर, आर्क विल बी प्रोड्यूस इन बिटवीन द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में क्या प्रोड्यूस होगी सर, आर्क प्रोड्यूस होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर होगी आपकी एक वेल्डिंग टॉर्च, यहां पर क्या होगा, आपके एक वेल्डिंग टॉर्च होगा। देखिए वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, this is the welding torch, this is your welding torch, this is your welding torch। और इस वेल्डिंग टॉर्च का क्या फंक्शन होगा सर, इस वेल्डिंग टॉर्च से हम सॉलिड फ्लक्स की सप्लाई करेंगे। किसकी सप्लाई करेंगे, हम सॉलिड फ्लक्स की सप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज द सॉलिड फ्लक्स, दिस इज द सॉलिड फ्लक्स। और एज ए सॉलिड फ्लक्स हम किसको यूज में लेंगे सर, हम CaO2 और CaF2 का यूज कर सकते हैं। एज ए सॉलिड फ्लक्स हम किसका यूज कर सकते हैं, एज ए सॉलिड फ्लक्स हम CaO2 और CaF2 का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड फ्लक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है सर, वो पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में। यहां पर आप मुझे खुद बताएंगे सर कौन सी सप्लाई का यूज किया जाता है। मैं बार बार नहीं बताने वाला, आप ध्यान से सुने करो मेरी बात। DCRP। अब बताइए आरपी का यूज क्यों होता है, क्योंकि मिग वेल्डिंग में भी तो आरपी का यूज हो रहा था, वायर इलेक्ट्रोड को मेल्ट करना था, इसीलिए DCRP का यूज करते हैं। वायर इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। वेरी इजी सर। यहां तक क्वेश्चन जितने मैंने बोले हैं सब पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नया क्या बन सकता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने बताया वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी आपको याद रखना है। और नया क्वेश्चन क्या बन सकता है वो इस प्रोसेस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी तो क्या होगा, आपके वायर इलेक्ट्रोड और आपके वर्कपीस के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगी और ये आर्क आपके फ्लक्स के अंदर सबमर्ज हो जाएगी। तो जब आपकी ये आर्क फ्लक्स के अंदर सबमर्ज हो जाएगी तो क्या आर्क हमें बाहर से दिखाई देगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो जब आपकी आर्क बाहर से नहीं दिखाई देगी तो मैं पूछ रहा हूं क्या लिक्विड मेटल भी हमें दिखाई देगा? नहीं सर, लिक्विड मेटल भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो जब लिक्विड मेटल नहीं दिखाई देगा तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी आर्क होगी सबमर्ज होने के कारण आपका जो हीट कंसंट्रेशन होगा वर्कपीस पर वो इंक्रीज हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो हीट लॉसेस हो रहे थे सराउंडिंग में ड्यू टू इन कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड मेटल एंड एयर, वो डिक्रीज हो जाएंगे, हीट लॉसेस डिक्रीज हो जाएंगे और आपका जो हीट कंसंट्रेशन होगा ऑन द वर्कपीस दैट विल बी इंक्रीज। अगर हीट कंसंट्रेशन वर्कपीस पर इंक्रीज हो गया तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आर्क कैसी है? सबमर्ज्ड है, अंदर की तरफ है, हमें नजर नहीं आएगी, तभी तो इसका नाम क्या है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। इसमें फ्लक्स के अंदर छुपी हुई होगी आर्क। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हीट ट्रांसफर लॉसेस डिक्रीज हो जाए और हीट कंसंट्रेशन और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल सर, हमें समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है कि हीट कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होने के कारण इन दोनों वर्कपीस में जो हीट अफेक्टेड जोन होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, वो हीट अफेक्टेड जोन क्या होगा? ज्यादा होगा, और हीट अफेक्टेड जोन ज्यादा होने के कारण आपके वर्कपीस में डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि डिस्टॉर्शन होंगे ही होंगे। तो इसमें क्या हो सकते हैं? डिस्टॉर्शन हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आपकी जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होगी इसमें वेल्डिंग स्पीड हाई होगी। इसमें वेल्डिंग स्पीड क्या होगी? हाई होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वेल्ड स्पैटर होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। वेल्ड स्पैटर कहां से हो जाएगा? जब आपका लिक्विड मेटल ही अंदर है। जब लिक्विड मेटल अंदर है तो उसकी स्प्लैशिंग नहीं हो पाएगी, और स्प्लैशिंग नहीं हो पाएगी तो वेल्ड स्पैटर की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं वेल्ड बीड की, उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। जो आपका वेल्ड बीड होगा उसकी थिकनेस क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी विड्थ क्या होगी? वो ज्यादा होगी। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सर इस वेल्डिंग का यूज हम कहां करते हैं? इस वेल्डिंग का यूज हम वहां करते हैं जहां पर आपकी वर्कपीस की थिकनेस हो 15 to 20 mm। मतलब जो वर्कपीस होंगे हाई थिकनेस वाले, उनको हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से वेल्ड कर सकते हैं। सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द करंट? करंट कितना चाहिएगा? करंट विल बी 200 to 2000 एम्पियर। करंट विल बी 200 to 2000 एम्पियर। सर आपने बताया था कि वेल्डिंग स्पीड हाई होगी, बिल्कुल कह रहा हूं मैं। वेल्डिंग स्पीड होगी आपकी 5 मीटर पर मिनट। वेल्डिंग स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर मिनट होगी। अगर हम बात करते हैं वेल्ड डिपोजिशन रेट की, तो जो इसका वेल्ड डिपोजिशन रेट होगा वो क्या होगा सर? जो वेल्ड डिपोजिशन रेट होगा, कहने का मतलब है जितना मेटल आपका डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग द वेल्डिंग वो होगा 20 kg। क्या सर? 20 kg पर आवर। पूरा तो सुना कीजिए, 20 kg पर आवर। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर ये वेल्डिंग तो आपने समझा दिया, लेकिन क्या कोई इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? हाँ बिल्कुल है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप अपने किचन में जाइए और किचन में देखने की कोशिश कीजिए कि वेल्डिंग कहाँ हो रखी है। सर ऐसे तो किचन में तो बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, हम कहाँ देखेंगे? आप देखिए एलपीजी सिलेंडर को। किसको देखिए आप? एलपीजी सिलेंडर को। आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसकी जो वेल्डिंग की जाती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 99% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के कि एलपीजी सिलेंडर की वेल्डिंग किस वेल्डिंग प्रोसेस से होती है? सर सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से होती है। लेकिन यहाँ एक आपको दिक्कत नजर आनी चाहिए, लेकिन वो आपको दिक्कत अभी तक नजर नहीं आ रही। थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए यार, थोड़ा आप क्या कीजिए, इंटरेक्शन बनाइए डायग्राम के साथ भी। ऐसा नहीं है कि डायग्राम मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं, थोड़ा इंटरेक्शन बनाइए ना। इंटरेक्शन बनाना जरूरी है। आपने देखा नहीं है क्या? यहाँ पर जो वेल्डिंग होगा वो सिर्फ फ्लैट पोजीशन में होगा, वर्टिकल पोजीशन में नहीं हो सकता है। गौर करने वाली थी बात, गौर नहीं की ना, तो हमने करवा दी। हम ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिस पर आपने गौर ना किया हो। अब गौर हो जाएगा कि ये वाली जो वेल्डिंग है वो सिर्फ फ्लैट पोजीशन में हो सकती है, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाउडर गिर जाएगा ना, आपका फ्लक्स नीचे गिर जाएगा, तो वेल्डिंग कहां से हो पाएगी? सो इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस। जो आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है ये ओनली फ्लैट पोजीशन में होती है। किस पोजीशन में होती है? सर फ्लैट पोजीशन में होती है। बिल्कुल सही सर। क्या सर एलपीजी सिलेंडर के अलावा इसकी कोई और भी एप्लीकेशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो प्रेशर वेसल्स होती है उनकी वेल्डिंग भी आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से ही होती है, क्योंकि प्रेशर वेसल्स की थिकनेस ज्यादा होती है। क्योंकि प्रेशर वेसल्स की क्या होती है? थिकनेस ज्यादा होती है। शिप बिल्डिंग में भी आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज में ली जाती है।
ठीक है, जो शिप होती है पानी वाली जहाज, उसमें भी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या की जाती है, यूज में ली जाती है। ठीक है, आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी आपकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज में ली जाती है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एलपीजी सिलेंडर से पूछा जाता है। ठीक है, शिप बनते हैं वहां पर भी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग यूज में ली जाती है, क्योंकि वहां पर भी ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस क्या होती है सर, ज्यादा होती है। ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड सर, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से अगर अब कोई क्वेश्चन आएगा ना, अब तो हम उसे जाने नहीं देंगे। नेक्स्ट इज योर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। अब मैं जो वेल्डिंग स्टार्ट करने वाला हूं, यहां तक आपकी आर्क वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक आपकी आर्क वेल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस वेल्डिंग। तो जो यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना, दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। अभी तक जो हमने वेल्डिंग प्रोसेस पढ़े थे उनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी दैट इज ड्यू टू द आर्क, दैट इज ड्यू टू द आर्क। कहीं हम आर्क इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, कहीं हमने इलेक्ट्रोड कुछ और यूज किया था, लेकिन प्रोड्यूस आपकी आर्क हो रही थी। प्रोड्यूस आपकी क्या हो रही थी, आर्क प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रही थी, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। और एज ए शील्डेड गैस भी हम यूज कर रहे थे। ठीक है, कहीं पर हमने फ्लक्स यूज किया था लिक्विड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कहीं हमने क्या यूज किया, गैस यूज में किया लिक्विड मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लास्ट में हमने यूज किया पाउडर फ्लक्स फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ द लिक्विड मेटल। सर किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग एंड द फर्स्ट वेल्डिंग इज द ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। सोचिए इसके बारे में, कौन सी गैस होगी, इसके बारे में मुझे सोच के बताइए कि इसमें कौन सी गैस यूज में आने वाली है। सर नाम में ही छुपा है, क्यों पूछ रहे हो ऐसे बच्चे वाले सवाल, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ये पूछा जाता है कि गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज में ली जाती है, दैट इज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस यूज में ली जाती है। ओके सर, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप सेटअप बना के समझा दीजिए। सेटअप क्या होता है, सेटअप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक सिलेंडर होता है ब्लैक कलर का, जिसमें होती है आपकी ऑक्सीजन गैस, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन गैस, और उस सिलेंडर को कहेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर। कॉमन सेंस क्वेश्चन। एंड द प्रेशर विल बी 15 मेगापास्कल, एंड द प्रेशर विल बी 15 मेगापास्कल। एक छोटा सिलेंडर होता है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन सिलेंडर, एंड द कलर ऑफ दैट सिलेंडर इज रेड और मैरून, red or maroon, and in this cylinder acetylene gas is stored at a low pressure as compared to the oxygen cylinder, and the pressure is 1.5 megapascal। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, 15 1.5, देखो जुगाड़ बनाना पड़ता है यार, ठीक है। और यही पूछा जाता है, प्रेशर क्या होता है, कलर क्या होता है, कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें आपको गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना, ये तो छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन आते हैं वो अलग बात है, और ये इजी क्वेश्चन तो छूटने ही नहीं चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सर, क्या इन गैसों को हम लेके किस में जाएंगे, इन गैसों को हम लेके जाते हैं होज पाइप्स में। किसमें, होज पाइप्स में। और कहाँ लेके जाते हैं हम इनको, लेके जाते हैं वेल्डिंग टॉर्च में। किसमें, वेल्डिंग टॉर्च। सो दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च के नीचे क्या होता है सर, वेल्डिंग टॉर्च के नीचे होता है मिक्सिंग चेंबर। मिक्सिंग चेंबर के नीचे क्या होता है, मिक्सिंग चेंबर के नीचे होती है नोजल। मिक्सिंग चेंबर के नीचे क्या होती है, नोजल। और नोजल के नीचे क्या होता है, नोजल के नीचे होता है वर्कपीस। नोजल के नीचे क्या होता है, वर्कपीस। सो दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है, क्लियर है,
ठीक है, क्लियर है, दिस इज द वर्कपीस। तो सर हम इसको पाइप्स में लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इसको लेके आ रहे हैं, पहले ऑक्सीजन को सॉरी ऑक्सीजन को ला रहे हैं, अब हम लेके आ रहे हैं एसिटिलीन को, ले आए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द एसिटिलीन। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेल्डिंग टॉर्च से होते हुए अंदर जाएगी, ठीक है, बिल्कुल जा रही है। सो दिस इज द वेल्डिंग टॉर्च, ध्यान से समझिएगा डायग्राम, बिल्कुल समझ आ जाएगा। दिस इज वेल्डिंग टॉर्च, दिस इज द नोजल। अब यहां पर ये मिक्सिंग चेंबर में मिक्स होगी और फिर ये नोजल के थ्रू नीचे से निकलेगी। तो जब ये नोजल के थ्रू नीचे से निकलेगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द फ्लेम। हम क्या करेंगे, पहले इनिशिएट करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन को, क्या करेंगे, बर्न करेंगे ऑक्सीजन को, और उसके बाद ही अपने आप बर्न होती रहेगी, फ्लेम प्रोड्यूस होती रहेगी। एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली बर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है, जब ये ऐसे बाहर निकलेगी तो ये कुछ इस तरीके से फ्लेम की फॉर्म में बाहर निकलेगी, ऐसे निकलेगी, और इसके अंदर यहां पर एक इनर कोन होगा जो मैंने डार्क ब्लैक कलर का बनाया है, दैट इज द इनर कोन, दैट इज द इनर कोन। और जो आपका मैंने ये ब्लू वन बनाया है, दैट इज द आउटर फ्लेम। ध्यान रखना इनके नाम, आउटर फ्लेम, बाहर वाली फ्लेम है, अंदर वाला कौन है, अंदर वाला क्या है, कौन है, ठीक है। मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं कौन है, ये अंदर वाले का नाम है कौन, ठीक है ना। सो दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस, ठीक है सर। अब वेल्डिंग हो क्यों रही है सर, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। सर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई, हमने क्या किया, हमने एसिटिलीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, हमने एसिटिलीन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, और जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन बर्न होंगे तो इनकी जो रिएक्शन होगी उन्हें हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दिस हीट विल बी यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मेल्ट करने से आपके ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी सर, वेल्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेल्डिंग हो जाएगी। सर आप हीट प्रोड्यूस करके तो बताइए केमिकल रिएक्शन से, तो चलो मैं आपको हीट प्रोड्यूस भी करके बता देता हूं, मैं आपको हीट प्रोड्यूस करके भी बता देता हूं कि कैसे रिएक्शन होगी और कैसे हीट प्रोड्यूस होने वाली है, कैसे रिएक्शन होगी और कैसे आपकी हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन बताने वाला हूं, प्राइमरी रिएक्शन। तो मैं बता रहा हूं प्राइमरी रिएक्शन। तो सर अगर कोई प्राइमरी रिएक्शन है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी रिएक्शन भी होगी, ऑब्वियसली कैसी होगी, सेकेंडरी रिएक्शन भी होगी। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो सेकेंडरी रिएक्शन। यहां पर दो रिएक्शन होगी, यहां पर कितनी रिएक्शन होगी, दो रिएक्शन होगी। बिल्कुल इजी है, समझने की कोशिश करना, रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू C2H2 प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी इक्वल्स टू 2CO प्लस H2 प्लस आपकी प्रोड्यूस हुई हीट। क्या प्रोड्यूस हुई सर, हीट प्रोड्यूस हुई, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ सर, एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर CO प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, CO आ रहा है। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है CO नहीं होता है, कंप्लीट कंबशन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है CO2। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या होता है, CO2। सर ये 1 मोल ऑक्सीजन से तो कंप्लीटली कंबशन नहीं हो पाएगा, तो हमें और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ले लो और ऑक्सीजन, ले लो और ऑक्सीजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी 2CO प्लस H2। अब मैं क्या करता हूं, आपको ऑक्सीजन देता हूं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा देता हूं, 1.5 O2 देता हूं। कितना देता हूं, 1.5 O2 देता हूं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इस कंडीशन में होगा आपका ये हो जाएगा 2CO2 प्लस H2O प्लस यहां पर भी आपकी सेकेंड टाइम और हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब सर पहले तो ये 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, फिर ये 1.5 मोल से रिएक्शन करेगा,
जब पहले रिएक्शन करेगा तब भी हीट प्रोड्यूस होगी, जब बाद में रिएक्शन करेगा तब भी हीट प्रोड्यूस होगी। तो टोटल जो हीट प्रोड्यूस होगी इट विल बी द समेशन ऑफ डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। So the total heat will be equals to delta H1 plus delta H2। It is a question। अब क्वेश्चन क्या है सुनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बर्निंग अच्छी होगी या फिर यहाँ पर? सर यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें हीट ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस कम है तो यहाँ पर हमें हीट कम मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो डेल्टा H1 की वैल्यू है इट विल बी लेस देन ऑफ डेल्टा H2। इट विल बी लेस देन ऑफ डेल्टा H2। अगर इन टर्म्स में परसेंटेज बताऊं तो ये आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पर सर प्रोड्यूस होगी सर 34% और यहाँ पर प्रोड्यूस होगी 66% हीट। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी? 66% हीट प्रोड्यूस होगी। आई होप यहाँ तक आपको ये इक्वेशन क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? सर आप रिजल्टेंट इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि कंप्लीट कंबशन के लिए हमें 2.5 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, विच मीन्स अगर मैं रिजल्टेंट रिएक्शन लिखूँ C2H2 प्लस 2.5 O2, इस कंडीशन में क्या होगा? सर इस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2CO2 प्लस H2O प्लस डेल्टा H। 2CO2 प्लस H2O प्लस डेल्टा H। So this is the resultant equation which is the combination of primary reaction and the secondary reaction। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। यहाँ पर जो डेल्टा H है इट इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और जो डेल्टा H1 की वैल्यू है इट विल बी लेस देन डेल्टा H2। इट विल बी लेस देन डेल्टा H2। सर ये जो दो रिएक्शन होगी ये कहाँ कहाँ होगी? बस हमें उस जगह का नाम बताइए। जो प्राइमरी रिएक्शन होगी ये होगी आपकी मिक्सिंग चैम्बर में या फिर नोजल में, ठीक है, अंदर की तरफ होगी। और जो ये सेकेंडरी रिएक्शन होगी ये होगी आपकी इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में इन द सेंस जब आपकी फ्लेम बाहर होगी वहां पर जो रिएक्शन हो रही होगी वो सेकेंडरी रिएक्शन होगी और ये जो प्राइमरी रिएक्शन होगी ये अंदर ही हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अंदर ही हो जाएगी। इन द सेंस जब आप बर्निंग करोगे एसिटिलीन की तो क्या होगा? फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एसिटिलीन 2.5 मोल ऑफ द ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको एसिटिलीन का 1 मोल को कंप्लीट कंबशन करना है तो आपको ऑक्सीजन के 2.5 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। कितने की रिक्वायरमेंट होगी? 2.5 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। और इस 2.5 मोल में से किसमें से? 2.5 मोल में से जो 1 मोल होगा वो आपको मिलेगा सिलेंडर से। कहाँ से मिलेगा? सिलेंडर से मिलेगा। और सर बाकी बच गया 1.5 वो कहाँ से मिलेगा? जो बाकी 1.5 बच गया है वो आपको मिलेगा इन्वायरमेंट से। कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट। तो आप एटमॉस्फेयर लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 1 मोल तो वो लेगा सिलेंडर से और 1.5 मोल कहां से लेगा? इन्वायरमेंट से लेगा या फिर एटमॉस्फेयर से लेगा। लेकिन आपको याद कितना रखना है कि टोटल कितना मोल चाहिए 1 मोल एसिटिलीन के लिए? सर 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एसिटिलीन। So this is all about the chemical reaction. Now let's come to the different type of flame can be produced with the help of the controlling of volumetric flow rate of oxygen and acetylene। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को कंट्रोल करके हम किन किन टाइप्स की फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको अब मैं रब कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कि रिएक्शन क्या क्या है। रिएक्शन को आपको एक बार वापस पढ़ना है और उस रिएक्शन को याद करने की कोशिश करनी है और आपको ये भी याद रखना है कि कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर 1 मोल कंबशन ऑफ द एसिटिलीन, 2.5 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। सो नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ फ्लेम्स। टाइप्स ऑफ फ्लेम्स कि कितने टाइप्स की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती है। सर 3 टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। तो जो पहले टाइप की जो फ्लेम होती है द फर्स्ट टाइप फ्लेम इज नोन एज ए न्यूट्रल फ्लेम। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लेम इज नोन एज ए न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये आपकी नोजल है, ठीक है, और इस नोजल के बाहर आपके एक फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज द नोजल, दिस इज द नोजल, ठीक है। और नोजल के बाहर आपके एक तो होगा आपके इनर कोन और इनर कोन के ऊपर होगा आपके आउटर फ्लेम, ठीक है। कौन होगी? आउटर फ्लेम होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आउटर फ्लेम होगी इसका कलर क्या होगा? सर जो आउटर फ्लेम होगी इसका कलर होगा ब्लू। क्या होगा? ब्लू।
जो आपका इनर कोन होगा उसका कलर क्या होगा, इनर कोन का कलर होगा व्हाइट, इनर कोन का कलर होगा व्हाइट। जो आपकी आउटर फ्लेम है जो मैंने बनाया है उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और जो मैंने इनर कोन बनाया है उसका कलर क्या होगा, उसका कलर व्हाइट होगा। क्या होगा, उसका कलर व्हाइट होगा। सर न्यूट्रल फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रल फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब आपका ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है वो 1 हो, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या हो, 1 हो। तो सर जो आपका आउटर फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, इट विल बी 1250 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी 1275, लिख लीजिए 1275 भी होता है कई बुक्स में लिखा हुआ, इट विल बी 1275 डिग्री सेल्सियस, 1275 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इनर कोन का टेम्परेचर क्या होता है, इनर कोन का टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस। और न्यूट्रल फ्लेम में रेशियो क्या होता है ऑक्सीजन एसिटिलीन का, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लेम, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा सर, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो फ्लेम में कुछ चेंज आएगा। चलो देखते हैं क्या चेंज आता है। देखिए दिस इज योर नोजल, और नोजल के बाहर है आपके इनर कोन, और इनर कोन के ऊपर कौन है, इनर कोन के ऊपर है आउटर फ्लेम, इनर कोन के ऊपर कौन है, आउटर फ्लेम है। और आउटर फ्लेम का कलर क्या है सर, आउटर फ्लेम का जो कलर है वो अभी भी ब्लू ही है वो अभी भी क्या है, ब्लू ही है। और सर जो इनर कोन है, जो इनर कोन है उसका जो कलर है वो अभी भी वाइट ही है। अरे वाइट ही रहेगा, वाइट ही रहेगा। तो सर चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा आपके रेशियो का। सो द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू द एसिटिलीन विल बी मोर देन 1, will be more than 1, एंड वैल्यू क्या होगी 1.15 to 1.5, 1.15 to 1.5 होगी द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू द एसिटिलीन, रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन टू द एसिटिलीन। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। आउटर फ्लेम का जो टेम्परेचर होगा वो अभी भी कितना होगा, 1275 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। और जो इनर कोन का टेम्परेचर होगा वो एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें सर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है प्रॉपर बर्निंग। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर बर्निंग। अगर प्रॉपर बर्निंग हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर कितना है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होगा 3200 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर कितना होगा, यहाँ पर होगा 3300 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द कंपैरेटिव वैल्यू। एज ये एग्जैक्ट वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगी 3300 डिग्री सेल्सियस, इसके प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसके पास ही आएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनर कोन के टेम्परेचर की, तो इनर कोन का टेम्परेचर एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम क्या है, ज्यादा है। तो अब मैं तीसरी टाइप की फ्लेम की बात करने वाला हूं। तो जो आपकी थर्ड टाइप की जो फ्लेम है दैट इज कार्बोराइजिंग फ्लेम, दैट इज कार्बोराइजिंग फ्लेम। आप खुद बता देंगे सर कार्बोराइजिंग फ्लेम में कौन ज्यादा होगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होगा इट विल बी लेस देन 1, और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0.85 टू 0.95, 0.85 टू 0.95। ठीक है, यहां से यहां तक वैल्यू इसकी लाई करेगी 0.85 टू 0.95। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का रेशियो इट विल बी लेस देन 1। अगर इसका रेसिप्रोकल पूछा जाता है एसिटिलीन टू ऑक्सीजन का रेशियो दैट विल बी मोर देन 1। ठीक है, तो ये आपको वहां क्वेश्चन में जज करना है कि किसका रेशियो पूछा गया। तो अभी मैं एज ए स्टैंडर्ड ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का रेशियो लेके चल रहा हूं, तो सभी मैं ऑक्सीजन टू एसिटिलीन का रेशियो ही ले रहा हूं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, एसिटिलीन की जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी, जिसके कारण ये रेशियो लेस देन 1 होगा। और इस कंडीशन में देखिए आपकी फ्लेम पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस पड़ता है। सो दिस इज योर नोजल टिप, और यहाँ होगा आपका एक इनर कोन। यहाँ क्या होगा, आपका एक इनर कोन होगा, और इनर कोन के ऊपर बाहर की तरफ कौन होता है, इनर कोन के ऊपर बाहर की तरफ होती है आउटर फ्लेम। कौन होती है, आउटर फ्लेम होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फ्लेम भी और आएगी।
यहाँ पर इसके एक इंटरमीडिएट फ्लेम भी और आने वाली है। तो जो यहाँ पर अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं इनर कोन की, यहाँ पर जो इनर कोन होगा वो कैसा होगा, इनर कोन यहाँ पर भी वाइट ही होगा। क्या होगा? वाइट ही होगा। अगर बात करते हैं आउटर फ्लेम की, आउटर फ्लेम का कलर क्या होगा? आउटर फ्लेम का कलर होगा ब्लू। आउटर फ्लेम का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। सभी में यही है, इनर कोन का जो कलर है वो क्या है? वाइट है। आउटर फ्लेम का जो कलर है वो क्या है? ब्लू है। तो अब आप मुझे यहां से देख के बताइए कि ये जो बीच वाली जो फ्लेम है इसका नाम क्या हो सकता है? इसका नाम हो सकता है इंटरमीडिएट फ्लेम। इसका क्या नाम हो सकता है? इंटरमीडिएट फ्लेम। और ये जो इंटरमीडिएट फ्लेम होगी इसका कलर क्या होगा? सर आपने रेड कलर से बनाया तो ऑब्वियसली ये रेड कलर की ही होगी। किस कलर की होगी? रेड कलर की होगी। तो ये क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट फ्लेम का कलर क्या होता है? रेड कलर का होता है। अगर पूछे इंटरमीडिएट फ्लेम किस टाइप की फ्लेम में प्रोड्यूस होती है? कार्बोराइजिंग फ्लेम में प्रोड्यूस होती है। कार्बोराइजिंग का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं रेड्यूसिंग फ्लेम। इसे हम क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होने के कारण इनकम्प्लीट कंबशन होता है और अनबर्न्ड कार्बन हमें एज ए इंटरमीडिएट फ्लेम नजर में आता है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो यहां पर अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। एज कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इट विल बी लेस देन 3200 डिग्री सेल्सियस। सो वैल्यू ऑफ द इनर कोन टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 2900 डिग्री सेल्सियस। 2900 डिग्री सेल्सियस। आउटर फ्लेम का टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट फ्लेम का जो टेम्परेचर होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1500 डिग्री सेल्सियस। और ये जो इंटरमीडिएट फ्लेम होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इंटरमीडिएट फ्लेम रिप्रेजेंट करती है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो आपसे इतना ही पूछा जा सकता है, इनके फ्लेम्स का कलर क्या होता है, इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका रेशियो क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कि ये जो फ्लेम होती है इनका यूज हम कहां करते हैं? इनका यूज हम कहां करते हैं? तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम की, किसकी? न्यूट्रल फ्लेम की। तो जो न्यूट्रल फ्लेम होती है इसका यूज हम करते हैं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये जो न्यूट्रल फ्लेम होगी इसका हम यूज कहां करते हैं वो लिख रहा हूं। देखिए इसका यूज हम करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, हम इसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम के लिए, हम इसका यूज करते हैं कास्ट आयरन के लिए, हम इसका यूज करते हैं लो कार्बन स्टील के लिए, हम इसका यूज करते हैं मीडियम कार्बन स्टील के लिए। और ये जो आपकी न्यूट्रल फ्लेम होती है ये जनरल पर्पस फ्लेम होती है। कैसी होती है? जनरल पर्पस फ्लेम होती है। मैक्सिमम जो यूज होता है ये न्यूट्रल फ्लेम का ही यूज होता है। हम बात करते हैं अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की जो एप्लीकेशन होती है उसको याद रखने का एक तरीका है CBZ। एक बाइक आती है होंडा CBZ, ठीक है, तो वो CBZ तरीके से आप याद कर सकते हो। C फॉर कॉपर होगा आपका, B फॉर ब्रास एंड Z फॉर जिंक। तो आपसे मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस मटेरियल की वेल्डिंग हम किस टाइप की फ्लेम के साथ करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम की हम करते हैं हाई कार्बन स्टील के लिए एंड निकल बेस्ड एलॉय के लिए, एंड निकल बेस्ड एलॉयज के लिए। जो हार्ड होते हैं उनके लिए हम किसके लिए करेंगे? कार्बोराइजिंग फ्लेम के लिए करेंगे, ठीक है। जो हार्ड होगा वो किसके साथ होगा? कार्बोराइजिंग फ्लेम के साथ। ऑक्सीडाइजिंग का मैंने आपको बता ही दिया याद करने का तरीका। और जो मीडियम एंड सॉफ्ट होंगे उनका यूज हम करेंगे किसके साथ? न्यूट्रल फ्लेम के साथ। और न्यूट्रल फ्लेम को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल फ्लेम को हम कहते हैं सर जनरल पर्पस फ्लेम। और हम कार्बोराइजिंग फ्लेम को क्या कहते हैं? हम कार्बोराइजिंग फ्लेम को कहते हैं रेड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो यहां तक आपका फ्लेम का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो द माय नेक्स्ट टॉपिक इज गैस कटिंग। माय नेक्स्ट टॉपिक इज गैस कटिंग। गैस कटिंग में मुझे आपको कुछ भी इतना ज्यादा खास नहीं बताना है क्योंकि आपने इतना ज्यादा सीख लिया। आप खुद हमें बता देंगे कि सर गैस कटिंग प्रोसेस में क्या होता है, गैस कटिंग प्रोसेस में क्या होता है। मैं सिर्फ आपको बस एक हिंट दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की फ्लेम आपकी गैस कटिंग में यूज में ली जाती है। क्लियर है? किस टाइप की फ्लेम को गैस कटिंग में हम यूज में ले सकते हैं। ये जो गैस कटिंग प्रोसेस होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द गैस कटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज द गैस कटिंग, ठीक है। गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग में जो सेटअप होते हैं वो सेम होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात।
गैस कटिंग में और जो गैस वेल्डिंग में जो सेटअप होगा वो सेम होगा, लेकिन केवल एक पार्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट वन पार्ट, दैट इज द नोजल और वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, तो जो गैस कटिंग की जो टॉर्च होती है वो देखो कुछ इस प्रकार की होती है टिप, और जो गैस वेल्डिंग होती है उसकी जो टिप होती है नोजल की वो कुछ अलग तरीके की होती है। ठीक है, गैस वेल्डिंग की नोजल की टिप अलग होगी और आपकी गैस कटिंग की नोजल की टिप, इट इज द नोजल टिप। डिफरेंस सिर्फ नोजल टिप में होगा, डिफरेंस सिर्फ किस में होगा, नोजल टिप में, और बाकी सेटअप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बस नोजल टिप चेंज करो और गैस कटिंग करो, नोजल टिप चेंज करो और गैस वेल्डिंग करो। सर क्या डिफरेंस होगा, देखिए जो आपकी गैस कटिंग होगी उसमें जो होंगे, एक तो सेंट्रल में होल होगा, किसमें होगा, एक सेंटर में होल होगा, और उस सेंटर होल के अराउंड पेरिफेरिकल होल्स होंगे छोटे छोटे। क्या होंगे, पेरिफेरिकल होल्स होंगे। जो आपका गैस वेल्डिंग होगा उसमें ओनली वन ही होल होगा सेंटर में, बस यही डिफरेंस है। आपकी गैस कटिंग में एक सेंट्रल होल होगा और उसके पेरीफेरी में होल होंगे, और गैस वेल्डिंग में क्या होगा, एक ओनली एक ही होल होगा। और हमने गैस वेल्डिंग को कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। गैस कटिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो पेरीफेरिकल होल्स है ना, जो पेरीफेरिकल होल्स है वहां से आएगी न्यूट्रल फ्लेम, वहां से क्या आएगी, न्यूट्रल फ्लेम। और वो न्यूट्रल फ्लेम क्या करेगी, वो न्यूट्रल फ्लेम आपके वर्कपीस की प्री हीटिंग करेगी, वर्कपीस की क्या करेगी, प्री हीटिंग करेगी। और प्री हीटिंग करने के बाद वो उसको किस टेम्परेचर तक लाएगी, इनलिंग टेम्परेचर तक। सर ये क्या होता है, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है जहां पर आपका मटेरियल क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। आपका मटेरियल क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। इस टेम्परेचर पर आने के बाद, इस टेम्परेचर पर आने के बाद जो एक सेंट्रल होल होगा वहां से हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। मतलब हाई वेलोसिटी पर ऑक्सीजन की जेट निकलेगी और वो मटेरियल का क्या कर देगी, ऑक्सीडाइजेशन कर देगी। वो मटेरियल का क्या कर देगी, ऑक्सीडाइजेशन कर देगी। तो पहले तो पेरिफेरिकल होल से निकलेंगे न्यूट्रल फ्लेम, और बाद में प्री हीटिंग के बाद निकलेगा आपका ऑक्सीजन जेट। तो ऑक्सीजन जेट निकलेगा, और ऑक्सीजन जेट क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजेशन करेगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजेशन। सो द मेन पर्पज इज हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइजेशन करना है गैस कटिंग में। सर क्या कोई ऐसे मेटेरियल हो सकते हैं जिनका ऑक्सीडाइजेशन टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हो और वहां तक हम पहुंच ही ना पाए? बिल्कुल, हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की गैस कटिंग नहीं कर सकते हैं। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की हम गैस कटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनका जो एवोपरेटिंग ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। उतने टेम्परेचर तक ले जाने के बाद अगर हम कटिंग करें, इससे अच्छा है हम किसी मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को यूज में ले लें। हम क्या करते हैं, जिनका टेम्परेचर ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर क्या हो, कम हो, उनकी हम गैस कटिंग कर सकते हैं। जिनका बहुत ज्यादा हो, से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, उनकी हम गैस कटिंग नहीं कर सकते हैं। उनकी हम क्या नहीं कर सकते हैं, गैस कटिंग नहीं कर सकते हैं। सर जो एसिटिलीन होती है, ये जो सिलेंडर में स्टोर होती है, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, नया सिलेंडर ले आएंगे? नहीं सर, अगर हम वहीं पर वर्कशॉप में उसको प्रोड्यूस करना चाहे तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम एसिटिलीन जनरेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एसिटिलीन जनरेटर का, एसिटिलीन जनरेटर का यूज करेंगे। तो वर्कशॉप में ही एसिटिलीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, एसिटिलीन जनरेटर यूज में लेते हैं। और ये क्या होता है, ये कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर। इट इज लाइक दैट। ये आपका एक कंटेनर होगा और उस कंटेनर में भरा होगा पानी, वाटर होगा। सो दिस इज द वाटर, और वहां पर एक वेंट होगा, दिस इज द वेंट। और इस हुपर में से हम क्या करेंगे, CaC2 को अंदर इन द फॉर्म ऑफ पाउडर भेजेंगे। अब ये जो CaC2 होगा ये H2O से रिएक्ट करेगा, CaC2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे सर, ये प्रोड्यूस करेंगे C2H2। क्या प्रोड्यूस करेंगे, C2H2। और क्या बनेगा सर, और बनेगा आपका Ca प्लस OH2।
Ca बनेगा प्लस OH2 बनेगा, Ca प्लस OH2 बनेगा। ये क्या होगी आपकी, सर ये एसिटिलीन ही तो है। यहां से आपका क्या होगा, एसिटिलीन गैस निकलेगी C2H2, और इसको आप क्या कर लो, एज ए यूज कर लो। ठीक है, तो हम एसिटिलीन जनरेटर का भी यूज कर सकते हैं वर्कशॉप में टू प्रोड्यूस द एसिटिलीन गैस, टू प्रोड्यूस द एसिटिलीन गैस।